ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार से उमेश कुमार राय और झारखंड से आनंद दत्त। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुक्रिया बसंत। आप लोग सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप आनंद दत्त और उमेश राय से परिचित होंगे क्योंकि ये पहले भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा रह चुके हैं। आनंद दत्त ने हाल ही में बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट की है जिसका जो झारखंड से ही है कि कैसे लोन की रिकवरी के लिए आए लोगों ने एक गर्भवती महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें उनकी मौत हो गई। इस पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है, तो हम इस पे इनसे बातचीत करेंगे। और उमेश कुमार राय ने आरटीआई, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार है हम पत्रकारों के लिए, उसको किस तरीके से बिहार में बर्बाद किया गया और आरटीआई को लेकर जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे उनकी कैसे हत्या हुई और सरकार कैसे चुप रही, उस पर हम उमेश राय से बात करेंगे। बातचीत की शुरुआत हम आनंद दत्त जी आपसे करना चाहते हैं। लोन रिकवरी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक नियम है। बावजूद इसके एक महिला जो गर्भवती है 2 महीने की, उनके ऊपर जो लोन रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी के लोग थे वे पहुंचे और गाड़ी चढ़ा दी और मौत हो गई। इस पूरी जो घटना है उसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। ये घटना ऐसे है बसंत की हजारीबाग के एक व्यक्ति ने लोन लिया था ट्रैक्टर के लिए। जी ट्रैक्टर के मामले में केवल इंजन के लिए लोन मिलता है। ढाला जो पीछे का हिस्सा होता है वो आपको अलग से बनवाना और खरीदना पड़ता है। जी जी। तो लगभग 6.5 लाख रुपए की लोन ली थी उन्होंने और कुल 44 किस्तों में पेमेंट करने की बातचीत वो फिक्स हुई थी। उस व्यक्ति ने 44 किस्त लगभग जमा भी कर दिए थे, लेकिन कोविड में कुछ किस्तों को जमा करने में देरी हुई थी, जिसके बाद वो किस्त 44 से बढ़कर 50 हो गया था। तो जे जो अगला 6 किस्त बचा हुआ था, 6 किस्त, उसको भरने के लिए जो सेटलमेंट हुआ कंपनी की तरफ से कि कुल अमाउंट आप 1,20,000 जमा करेंगे। हम्म। जुलाई महीने में वो व्यक्ति किसान वो जो 1,20,000 का अमाउंट था वो जमा करने के लिए महिंद्रा फाइनेंस की कंपनी में गया था, लेकिन कंपनी के वहाँ के जो उस वक्त मौजूद अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई अब 1,20,000 नहीं, अब आपको 1,30,000 देना होगा। जब इन्होंने पूछा कि 10,000 एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस लिए मांग रहे हैं। लेकिन और इसके बाद वो रकम उन्होंने नहीं ली, जिसके बाद वो किसान वो पैसा लेकर घर वापस आ गया। दोबारा जब रिकवरी एजेंट 2 बार 3 बार फिर उनके घर गया तगादा करने के लिए, इसके बाद तय हुआ कि इस महीने यानी कि सितंबर में 22 तारीख को वो पूरी रकम जमा 1,20,000 पे ही दोबारा फिर फाइनल हुआ, तो वो रकम जमा करने के लिए जाएँगे। इस बीच वो 15 तारीख को ही वो एजेंट और कुछ 3 आदमियों के साथ रोशन सिंह नाम का एजेंट था, वो उनके घर पहुँचा और ट्रैक्टर खोलकर ले जाने लगा, जिसका विरोध उस किसान की बेटी ने किया जो कि 2 महीने की गर्भवती थी। और उस विरोध के दौरान का जो फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट थे, उन्होंने मतलब झगड़ा के दौरान कहा कि हटो आगे से नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे। जी। इतना कहा जब तक ये दोनों कुछ समझ पाते, उनके मतलब उस गर्भवती महिला के ऊपर इन्होंने गाड़ी चला दी। एक बार चढ़ाया और गाड़ी बैक करके फिर दोबारा चढ़ाया। इसके मतलब इलाज के दौरान फिर उस महिला की मौत हो गई। लोन रिकवरी को लेकर ये कोई पहली घटना नहीं है। आजकल जो डिजिटल लोन है उसमें हम देख ही रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति लोन ले लेता है तो उसकी तस्वीरें किसी महिला के साथ मोफेट तस्वीरें उसके परिजनों को भेजी जाती है। और अभी मैं पढ़ रहा था आपसे बातचीत करने से पहले, तो एक आदमी ने आत्महत्या तक कर ली थी उन तस्वीरों से और सम्मान की वजह से। दत्त साहब, ये बताएं कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं? अभी तक इस मामले में जो मुख्य रिकवरी एजेंट था उसका रोशन सिंह, उसकी अरेस्टिंग कल दोपहर बाद ही हुई है। और बाकी 3 और लोग उसमें अज्ञात ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, जो कि ट्रैक्टर चला रहे थे वगैरह। उन लोगों की अरेस्टिंग अभी तक तो नहीं हो पाई है। जी जी। तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना के 3 दिन हो गए, रविवार की घटना है। रविवार को आप ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गए थे, शुक्रवार की घटना है। जी, बिल्कुल। जी। एक अरेस्टिंग हुई है, वही कल दोपहर में जो मुख्य जो नामजद अभियुक्त थे उसकी अरेस्टिंग हुई है। तो आगे हम पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे कि कैसे लोन रिकवरी एजेंट काम करते हैं। इस मामले पर आनंद महिंद्रा ने भी बयान जारी किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और जो लोन रिकवरी के अलग अलग मामले आते हैं, जो रिजर्व बैंक का उस पर ऑर्डर भी है, और इस रिपोर्ट में कई लोगों ने अपना पक्ष रखा है, कैसे जो देश में काफ़ी अमीर लोग हैं जिन पे करोड़ों का लोन है और उनको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन कोई किसान 6 लाख 7 लाख रुपए का लोन है, उस पर वो पैसा देने के लिए राजी है, फिर भी उसका ट्रैक्टर उठाया जाता है और जो
अगर कोई विरोध करता है तो हत्या तक कर दी जाती है। तो हम इस पे आगे बातचीत करेंगे। उमेश राय जी की एक स्टोरी पेंडिंग नाम है, उसका नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पेंडिंग, आरटीआई को लेकर है। और बिहार आरटीआई में एक मामले में काफ़ी उसकी चर्चा थी। मुझे ध्यान है उसको, बिहार को एक अवार्ड भी मिला था ज़्यादा केस सुलझाने के मामले में। शायद उमेश जी की स्टोरी थी, न्यूज़ लॉन्ड्री पे पब्लिश हुई थी आरटीआई को लेकर। तो उमेश जी, बिहार में पिछले दिनों मोतिहारी में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो गई। उससे पहले भी हत्याएं हुई है। और एक तरफ जहां पूरे देश में पारदर्शिता और तमाम अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, बिहार जो आरटीआई के मामले में आगे रहा और बिहार जो नेताओं की अकाउंटेबिलिटी सेट करने में आगे रहा, चाहे वो आपातकाल के दौरान आंदोलन हो, आरटीआई बिहार में क्यों फिसल गया, क्या वजहें रही, इसको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? शुक्रिया बसंत। देखिए, आरटीआई जब पूरे देश में लागू हुआ तो वो बिहार में भी लागू हुआ और उस वक्त नीतीश कुमार की नई नई सरकार बनी थी। तो उस वक्त वो आरटीआई इतनी मजबूती से लागू हुआ था कि आप देखेंगे कि 2007 में, मतलब 2006 में ये आरटीआई लागू हुआ और 2007 या 8 में एक कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया नीतीश सरकार ने। और वो देश में पहला वो मामला था कि जिसमें कॉल सेंटर था जिसके जरिए आप फोन करके आप आरटीआई का आवेदन कर सकते थे। मतलब आपको आप लिखना नहीं है, आपको फोन करिए आप और आवेदन आप भर दीजिए और उसमें रिप्लाई आता है। तो ये देश में पहली बार ऐसा हुआ था और वो बिहार में हुआ था और जिसके लिए केंद्र सरकार ने, तब वो यूपीए की सरकार थी मगर उस वक्त नीतीश सरकार को अवार्ड मिला था। और उसके बाद ही फिर एक और शुरू हुई थी व्यवस्था, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप मतलब सुदूर जिले से आप जुड़ सकते हैं, हियरिंग में शामिल हो सकते हैं, आपको पटना नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे शुरुआत हुई थी, तगड़ी शुरुआत हुई थी इसकी। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आप देखेंगे 2008, 9, 10 के बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन शुरू हुआ आरटीआई का। उसके बाद एप्लीकेशन पेंडिंग होने लगे और उसके बाद हत्याएं शुरू हुई और अब तो ऐसा हालत हो गया कि सारे आरटीआई कार्यकर्ता भी खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं और वो अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं। तो शुरुआत और मुझे लगता है कि इसका डाउनफॉल जो शुरू हुआ बिहार में आरटीआई का वो 2009-10 के बाद शुरू हुआ। जब ऐसा कई आरटीआई एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार की नई सरकार आई और जब आरटीआई ने प्रभावी तौर पे काम करना शुरू किया तो उसमें जो भी खुलासे होते थे वो पूर्व सरकार के होते थे, लालू की सरकार के समय। अब जब कुछ वक्त बीत गया तो तब नीतीश कुमार के सरकार के दौरान जो भी कुछ घोटाला गड़बड़ होती थी उसके खुलासे होने लगे, जिसके बाद से नीतीश सरकार ने क्या किया, जो आरटीआई को कमजोर करना शुरू कर दिया और जिसको हम आज इस रूप में देख रहे हैं कि जो हत्याएं हो जाए और हत्या होने के बाद उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये आरटीआई एक्टिविस्टों का ये कहना है कि वो जो ट्रेंड देख पाए। तो ये रही है कुल मिला के, ये जो वो बताते हैं कि ये वजह रही है कि कैसे आरटीआई बिहार में धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो मुझे भी यही लगता है कि मुख्य वजह यही रही होगी कि नीतीश कुमार जब सरकार नई नई बनी होगी 2005 में, तो उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव होकर, उसमें आपने अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया है, तब वो आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे, और कैसे पुरानी सरकारों के मामले बाहर लाओ। और जब अपने 5 साल हो गए तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो। उमेश जी, जैसे दिल्ली सरकार का आरटीआई का वेबसाइट है, भारत सरकार का है, मैंने बिहार सरकार का नहीं देखा है या नहीं? पहले तो था, बीच में डिफंक्ट हो गया था, कई वर्षों तक डिफंक्ट रहा, अभी शायद थोड़ा बहुत शुरू हुआ है मगर उस तरीके से बहुत प्रभावी नहीं है अभी भी। तो देखिए क्या ट्रेजेडी है कि जो सरकार फ़ोन पे आरटीआई रिसीव करने का एक पूरा कैंपेन शुरू की थी, वो सरकार आगे चल के वेबसाइट ही उड़ा दी। तो ये पारदर्शिता का पूरा एक अपने यहाँ जो एक क्या दिखावापन है कि अपनी बारी आते ही वो पारदर्शिता चली जाती है। तो हम इस उमेश जी से और आनंद दत्त जी से आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। वीडियो में आपको इतना ही देखने और सुनने को मिलेगा। पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं और हमारी बातचीत सुने, अपनी राय दें। साथ ही एक बात आप सब जानते हैं और हम फिर से दोहरा रहे हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से रिपोर्ट करते हैं, आपके सहयोग से वीडियो और पॉडकास्ट करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।